गुड मॉर्निंग बच्चों। रिवीजन वर्क में पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा रासायनिक अभिक्रियाएं। आज आगे देखते हैं। दूसरा लेसन है आम्ल क्षार एवं लवण, पार्ट 2। केमिस्ट्री का दूसरा लेसन है आम्ल क्षार एवं लवण। इस लेसन को शुरू करने से पहले इसमें थोड़ी सी एक चीज दी गई है, वैद्युत अपघट्य एवं वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघट्य, अपघट्य और अपघटन दो चीजें हैं। अपघट्य का मतलब होता है जिसका खंडन होता है, जो टूट जाते हैं, और अपघटन का मतलब जो क्रिया होती है। कहने का मतलब कि किसी पदार्थ के जलीय विलयन को अगर जल में हम बोलते हैं तो उसका जल अपघटन होता है। ठीक है, किसी पदार्थ के जलीय विलयन में अगर उसका जलीय विलयन बनाते हैं तो वह अपने आयनों में टूटता है, उसको कहते हैं जल अपघटन। लेकिन उस पदार्थ के जलीय विलयन में अगर विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन, यहाँ मैंने H लिखा है, ये जलीय विलयन है। ठीक है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का अगर हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरह से सोडियम क्लोराइड, नमक जिसको कहते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो यह अपने आयनों में टूटता है, Na+ और Cl-। ठीक है, दो प्रकार के आयनों में टूटता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैद्युत अपघटन के लिए दो प्रकार के आयनों की आवश्यकता होती है, एक ऋणायन होता है और एक धनायन होता है। जब कोई पदार्थ अपने आयनों में टूटता है तो दो प्रकार के आयनों में टूटता है, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। तो ऐसे पदार्थ जो अपने आयनों में टूटते हैं उनको कहते हैं वैद्युत अपघट्य, और इस क्रिया को कहते हैं वैद्युत अपघटन की क्रिया। स्पष्ट है सबको? फिर से एक बार बोल रहे हैं, किसी पदार्थ के जलीय विलयन में यदि विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो वह अपने आयनों में टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। यहाँ पर दिखा रहे एग्जाम्पल के लिए। तो यह क्रिया क्या हुई? वैद्युत अपघटन की क्रिया हुई, और यह पदार्थ क्या हो गया? वैद्युत अपघट्य हुआ। ठीक है, इस आधार पर, इसी वैद्युत अपघटन की क्रिया के आधार पर स्वांटे आर्हीनियस का नाम सुनी होगी। आर्हीनियस पहले भी हम पढ़ाए थे, उसमें एक रिवीजन चल रहा है। स्वांटे आर्हीनियस, इसी को आर्हीनियस का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने वैद्युत वियोजन या वैद्युत अपघटन का सिद्धांत किया। इसको कहा गया आयनिक सिद्धांत, क्योंकि ये अपने आयन्स में टूटते हैं तो इसको आयनिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो वैद्युत वियोजन या आयनिक सिद्धांत, वैद्युत वियोजन का सिद्धांत या आयनिक सिद्धांत, इसकी खोज की थी स्वांटे आर्हीनियस ने 1857 में। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि स्वांटे आर्हीनियस हमारे भारतीय मूल के नहीं थे। तो इन्होंने इसके अंतर्गत कुछ नियम दिए, सिद्धांत के अंतर्गत कुछ नियम दिए। वो नियम हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। स्वांटे आर्हीनियस का जो सिद्धांत था, उन्होंने वैद्युत वियोजन का सिद्धांत इसीलिए कहा कि ये अपने आयनों में टूटते हैं। तो पहला पॉइंट इनका है, यहाँ लिख देते हैं वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। पहला तो उन्होंने यही दिया कि किसी पदार्थ के जलीय विलयन में, जब कोई किसी पदार्थ के जलीय विलयन में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। इसको उन्होंने कहा, सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। NaCl, Na+ Cl-।
इसको आयनिक सिद्धांत क्यों कहते हैं? जब किसी वैद्युत अपघट्य में के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह अपने आयनों में टूट जाते हैं। इसको आयनन की क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब इस आयनन की क्रिया में यह आयन, क्योंकि आयनन की क्रिया जो होती है उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है, यह आयन पुनः अणु के रूप में प्राप्त होते हैं, फिर यह आयन में टूटते रहते हैं। यह प्रक्रिया इनकी चलती रहती है, इसलिए इस क्रिया को आयनन की अभिक्रिया कहा गया है। वैद्युत वियोजन, वियोजन का मतलब इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, डिसोसिएट हुआ और फिर एसोसिएट हुआ। डिसोसिएट हुआ मतलब ये टूटा और फिर ये जुड़ गया, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। वैद्युत अपघट्य को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक और वैद्युत अपघटन को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो जो वैद्युत अपघट्य है इलेक्ट्रोलिटिक पदार्थ में अगर हम करते हैं इस तरह से तो आयनन की क्रिया होती है और यह डिसोसिएशन इसको कहते हैं। वैद्युत वियोजन माने टूटना और बनना, डिसोसिएट होना और एसोसिएट होना। क्लियर सबको इतना ही है? तो इसमें दो प्रकार के आयन मिले। दूसरा है विद्युत आवेश युक्त। विद्युत आवेश युक्त जो परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है उसे आयन कहते हैं। ये तो परमाणु का आयन के रूप में दिखाई दिया, ये समूह दिखाई दिया तो उसको हम आयन कहेंगे। इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड है, अगर इसको हम करते हैं तो अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में टूटता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अमोनियम, ये परमाणुओं का समूह हो गया। तो परमाणु या परमाणुओं के समूह जो उपस्थित होते हैं उसको आयन कहते हैं। ठीक है, तो धनायन और ऋणायन होता है। तीसरा पॉइंट है किसी वैद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायनों की संख्या ऋणायनों की कुल संख्या के बराबर होती है। दूसरा के बाद तीसरा हो गया धनायन इक्वल टू ऋणायन। जितनी संख्या धनायन की होगी उतनी ही ऋणायन की भी होगी। स्पष्ट है ये? फिर से पॉइंट देखती जाओ। पहला पॉइंट था कि यह अपने आयनों में टूटते हैं। ठीक है, और यह क्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी वैद्युत वियोजन की क्रिया कहलाती है। और दूसरा है धनायन और ऋणायन बनते हैं, धनायन और ऋणायन बनते हैं। तीसरा है धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या एक बराबर होती है। स्पष्ट हुआ इतना? 3 पॉइंट सबको क्लियर है? चौथे पॉइंट में आते हैं। मैं पूरा सेंटेंस आपके बुक का नहीं लिख रही हूँ, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे आगे। जब किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो उसके जो आयनन की क्रिया होती है, सपोज कर हम कोई भी वैद्युत अपघट्य ले लेते हैं, NaCl अगर ले लेते हैं, तो यह जो आयनन की क्रिया होती है Na+Cl, यह उत्क्रमणीय रिएक्शन हमने इसमें दिखाया है आपको कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। एक स्थिति ऐसी होती है, साफ से लिखें, चिन्ह देख रहे, समझ में आ रहा है ना? तो ये एक स्थिति ऐसी होती है कि जब अग्र अभिक्रिया तेजी से होती है और पश्च अभिक्रिया धीमी गति से होती है। एक ऐसी स्थिति ऐसी आती है जब ये दोनों की क्रियाओं की दर एक समान हो जाती है, उसको कहते हैं साम्यावस्था। ठीक है, तो साम्यावस्था पर अगर हम देखें तो इसका जो अनुपात होता है वह आयनन की क्रिया कहलाती है। यहाँ पर इसको आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक भी कहते हैं। इसमें हो जाएगा जैसे Na+ मल्टीप्लाई Cl माइनस अपॉन NaCl इक्वल टू K का मतलब होता है साम्यावस्था स्थिरांक, इसको कहते हैं। इसका मान
निश्चित हो जाता है। सोडियम क्लोराइड में अगर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनता है तो क्रिया की दर का अगर साम्यावस्था पर हम अनुपात निकालें तो दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, एक निश्चित मान होता है। भाई हमने यहाँ लिखा है कि प्लस धन आयन ऋण आयन बटे में कुल अणुओं की मात्रा इक्वल टू के। के को कहते हैं साम्यावस्था स्थिरांक। स्पष्ट है ये। पांचवा पॉइंट होता है आयनन की मात्रा। आयनन की मात्रा क्या होती है? आयनन की मात्रा जब किसी वैद्युत अपघट्य में विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो उसके सभी अणु आयनित नहीं होते हैं। जो अगर प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो अधिक से अधिक अणु उसके आयनित हो जाएंगे, यानी अपने आयनों में टूट जाएंगे। लेकिन वही दुर्बल है तो उसके कुछ अणु रह जाते हैं, कुछ अणु आयनित होते हैं। तो जो आयनित होते हैं उसको कहते हैं आयनन की मात्रा। उस वैद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनन की मात्रा। जैसे इसको सूत्र के लिए अगर हम लिखें तो इसका अनुपात ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं कि कितने पदार्थ इसमें आयनित हुए हैं? आयनन की मात्रा इक्वल टू कुल आयनों की संख्या, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं की संख्या बटे में पदार्थ में अणुओं की कुल संख्या या अणुओं की कुल संख्या लिख देते हैं। अणुओं की कुल संख्या, ठीक है। यानी जिन पदार्थों का आयनन होता है उस पदार्थ में आयनन की मात्रा कितनी है, तो आयनों में वियोजित अणुओं की कुल संख्या, ये जो आयनन की क्रिया में जो टूट रहे हैं उन अणुओं की संख्या बटे में कुल अणुओं की संख्या जो ली गई थी, कितनी ली गई थी और कितने उसमें से आयन प्राप्त हुए हैं, इन दोनों का अनुपात जो निकाला जाएगा तो हमको मालूम हो जाएगा कि पदार्थ की कितनी मात्रा आयनित हुई है। स्पष्ट है ये सबको? वैद्युत अपघट्य नेक्स्ट पॉइंट है इसका, 6वां पॉइंट है वैद्युत अपघट्य। किसी वैद्युत अपघट्य के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके आयनों के स्वभाव तथा उसकी मात्रा पर निर्भर करते हैं। आयनों के स्वभाव का मतलब उसमें आयनन की मात्रा कितनी है, इसी के आधार पर हम लोग प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य की विवेचना करते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य जिसमें आयनन की मात्रा अधिक होती है, यानी उसमें आसानी से आयंस बन जाते हैं, और दुर्बल वैद्युत अपघट्य जिसमें कि अपघटन की क्रिया बहुत कम मात्रा में होती है। तो इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण का अध्ययन इसके आयनन की मात्रा पर किया जाता है। किसी वैद्युत अपघट्य में उपस्थित विलयन को, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की वैद्युत चालकता विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या तथा उसके आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि आयनों की संख्या अधिक होगी तो आवेश की मात्रा भी अधिक होगी, यानी विद्युत प्रवाह की वैद्युत चालकता की मात्रा अधिक होगी। यदि आयनों की संख्या कम होगी तो उसकी वैद्युत चालकता भी कम होगी। इस तरह से 5-6 पॉइंट के आधार पर वैद्युत वियोजन के सिद्धांत को स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, सबको क्लियर है इतना? अगले क्लास में हम लोग देखेंगे आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं।